Good morning, students. Today I will teach you your new chapter, that is atomic structure, and you have been studying about atomic structure since class 8, so you know few points about the atomic structures. This is our first class in atomic structure. Previously, the concept of atom was given by Democritus, which you have studied in class 8. Later on, few points were introduced by Aristotle, who gave the concept of four elements. Later on, Dalton gives its assumptions, known as Dalton's atomic theory, in 1803, but unfortunately most of the points of the Dalton model is failure. Later on, some concept was given by Thomson's and known as Thomson's model in 1897. Later, it was explained by Rutherford, Bohr's model, Sommerfeld, and nowadays we study about the wave model, that is modern theory, also known as Rossetti concept. ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ, एटम के हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट 7-8 में आप पढ़े हैं, 8 में स्पेशली 8 में पढ़े हैं. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में. 460 BC में आपका डेमोक्रेटिस डेवलप द आइडिया ऑफ एटम. ये आप हाइपोक्रेटिस का फोटो देख रहे हैं, देखिए कितना गुस्से वाला था. ही pounded up materials in his pestle and mortar until he had reduced them to smaller and smaller particle which he called. चोली की करता था क्या डेमोक्रेटस कि अपने उखली जिसको हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में पेस्टल और मोर्टल बोला जाता है, उसमें लेके सब्सटेंसेज को पाउडर बनाते रहता था, बुकते रहता था. ठीक है, जो छोटा पार्टिकल दम बच गया, ठीक है, स्मॉलर से स्मॉलर पार्ट जो बचा वो सब सब्सटेंसेज का, उसी को ही टोल्ड एटम, जिसको यह एटम कह दिया, जिसका ग्रीक में मतलब होता है इंडिविजिबल, व्हिच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, उसी को एटम कह दिए. बाद में डाल्टन आया. ठीक है, तो इन 1808 में डाल्टन का फोटो देख रहे हैं. ठीक है, और he suggested that all matters was made up of very tiny particle that were able to bounce around with perfect elastic and called them atom. कहा कि जो smallest part है, ठीक है, वह आपको perfectly elastic nature का होता है, and when it will bounce on any substances it will show elasticity, perfectly elastic collision, it will show perfectly elastic collision. ठीक है, तो उस सब्सटेंस को वैसे मैटर के सबसे टीनी स्फेयर को स्फेरिकल कंसेप्ट दिया था कि मतलब एटम स्फेरिकल होता है और यह किसी भी चीज पर स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन शो करेगा, उसी को इसने यह एटम नाम दिया, एटम कहा. आइए उसके बाद आपका एटम पर जो जोसेफ जॉन थॉमसन का है, जो वाटरमेलन मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं, या बल्कि ये कह दीजिए कि इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है. ठीक है, उस जे थॉमसन का ही दिया हुआ था. ही फाउंड दैट एटम्स कुड समटाइम्स eject a far smaller negative particle which he called an atom. और उसको मतलब यह कहा कि जैसे एटम जो होता है एक तरबूज की तरह होगा, जिस तरह से तरबूज का पूरा बैकग्राउंड जो होता है वह रेड कलर का होता है, कहीं कहीं सीड्स उसके ब्लैक कलर के धसे हुए होते हैं, उसी तरह से आपका एक एटम होगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है. फाउंड दैट द एटम could sometimes eject a far smaller negative particle which he called an electron. मतलब कि किसी भी एटम से हम लोग नेगेटिव पार्टिकल निकाल सकते हैं और उस पार्टिकल का नाम रखा इलेक्ट्रॉन. तो पूरा बैकग्राउंड जो एटम का होता है वो हाईली विस्कस होता है एंड आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. ठीक है, अब उसी पर इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी का कंसेप्ट ये दिया था कि वहां से हम लोग निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को निकाल सकते हैं.
अब आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि स्टडी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के बारे में हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। हाँ स्वयं क्लास में हूँ, थोड़ा देर बाद फिर कॉल करता हूँ। ठीक, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी ऑफ कैथोड रेज के बारे में हम लोग देखेंगे। It was proposed by J.J. Thomson in 1897. He used a cathode ray tube to deduce the presence of negatively charged particle, ना, जिसको इसने भी इलेक्ट्रॉन कहा। एक्चुअली ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब को इवैक्यूएट कर दिया और उस पर वैक्यूम पंप लगा हुआ था, उससे इवैक्यूएट किया जा सकता है। उसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट किया, एक कैथोड कहलाया और एक आपको एनोड कहलाया। ठीक है, अब इसमें किया क्या कि ये लो वोल्टेज पर करंट पास कराना चाहा। ठीक है, तो लो वोल्टेज पर करंट पास नहीं हुआ, तब ये हाई वोल्टेज लो प्रेशर कर दिया। गैस अगर रहे और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 रखा जाए तो उसमें भी करंट फ्लो नहीं करेगा और न किया। वजह, गैसेज आर बेड कंडक्टर, एयर इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे ही प्रेशर कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया और वोल्टेज बढ़ा दिया, ठीक है, तो हाई वोल्टेज पर तो आपको एयर भी आयोनाइज हो जाता है, उसमें भी करंट फ्लो कर जाएगा। यही वजह है कि आपका हाथ जब भीगा हुआ होता है और स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करता है, आपको करंट झटका मारता है, यहाँ तक कि स्पार्किंग आप देखेंगे एटमॉस्फेयर में वहाँ पर उसके इर्द गिर्द। तो उसी तरह से ये अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हाई वोल्टेज और लो प्रेशर रह करके। आइए अब इसके बारे में हम लोग एक चीज़ देखते हैं। ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब हो गया। डिस्चार्ज ट्यूब में आप देख रहे हैं ये आपका कैथोड है और कैथोड पर चूंकि ये आपका बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है इसलिए इसको कैथोड कह दिया जाता है। इसमें दूसरा एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जिसको हम लोग एनोड कहते हैं, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। ये आपका स्लिट है, स्लिट में मतलब होता है छोटा स्मॉल होल होता है ना, इसी से हम इसके बीच में रखा हुआ है। यहाँ वैक्यूम पंप है, इसमें 2 प्लेट लगा हुआ है, पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट। प्लेट हम लोग हटा भी सकते हैं। जब इसने हाई वोल्टेज पर हाई वोल्टेज सप्लाई इसमें किया तो देखता क्या है कि कुछ इनविजिबल रेज निकल रहे हैं जो कि इसको दिखाई नहीं दिया। तो पता कैसे चला कि इसको रेज निकलेगा? तो किया जाता है कि डिस्चार्ज ट्यूब पर आप फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगा दीजिए, केमिकल जैसे जिंक सल्फाइड लगा दीजिए, तो ये रेज जो होंगे उस पर जाके स्ट्राइक करेंगे तो वहां पर पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, वह ग्लो करने लगेगा तो उससे पता चल जाएगा कि रेज निकल रहे हैं। तो ये देखता क्या है कि कुछ सम ऑफ द रेज आर इमर्जिंग फ्रॉम कैथोड एंड मूविंग टुवर्ड द एनोड एंड व्हेन द पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन देयर फील्ड द रेज आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। इसमें भी देखिए रे जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गया है, डेविएट किया है। ठीक है, व्हेन एनी ओपेक ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन इट्स पाथ देन इट विल कास्ट शैडो। अगर इसके पाथ पर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो वह शैडो कास्ट करता है। इसका मतलब ये होता है कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। When any rotatory wheel is kept in its path, it will start to rotate, which shows that cathode rays have some momentum, and momentum is only possible due to its mass and velocity. इसका मतलब कि रेज का कुछ न कुछ मास होगा ना। बाद में उसी रे को इसने कैथोड रे कहा, क्योंकि कैथोड से ये निकल रहा था। बाद में पता चला कि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, उसने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दिया और कह दिया कि ये पार्टिकल जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन होगा। तो बाद में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भी हुआ और जे थॉमसन ही तो कहा था वो कि तरबूजा वाला मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था कि वैसे सब्सटेंस से, एटम से हम लोग क्या होते हैं, एटम जो होता है हाईली विस्कस होते हैं। ठीक है, और उस पर कोई भी चीज स्ट्राइक करेगा तो रिबाउंस नहीं करेगा। ठीक है, वो चिपकेगा, साथ ही साथ वहां से इलेक्ट्रॉन को हटाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, वही जे थॉमसन फिर आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए कैथोड रे पर डिस्चार्ज ट्यूब में। तो आइए अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। अगर डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेज डाल दिया जाए तो दीज गैसेज विल बी आयोनाइज्ड, और गैसेज ये आयोनाइज हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि कैथोड रे में मोमेंटम है। मोमेंटम का वजह क्या हो गया? वेलोसिटी और मास। आइए कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हाई वोल्टेज है। इसका सिंपल मॉडल आप देख रहे हैं ना, ये आपका कैथोड हो गया, ये एनोड लगा हुआ है आपका, इसमें डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है, ठीक है। ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। रेज यहाँ से निकल करके मतलब दिखलाया गया, हालांकि ये इनविजिबल रेज होते हैं, दीज आर ट्रेवलिंग टुवर्ड द एनोड, कैथोड से निकल रहे हैं, एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट मेक ए बीम अपीयर टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड, और नेगेटिव एंड कैथोड टर्मिनल को कहते हैं, पॉजिटिव एंड हम लोग एनोड टर्मिनल को कहते हैं, ठीक है। अब आइए, अगर इस रेज के फील्ड में अगर हम लोग इस पर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लगा दें तो क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है, ये these rays are moving toward the positive plate, which shows that these rays are made up of negatively charged particles. These particles are nothing but are electron. By adding an electric field, he found that the moving pieces were negatively charged. He called these moving pieces as electron, और इसी को बाद में उसने इलेक्ट्रॉन कहा। J.J. Thomson observed that when a high voltage is applied between the electrode fitted in discharge tube at very low pressure, some invisible radiation are emitted from the cathode. At this stage, wall of the discharge tube near cathode ray start glowing. अगर हम लोग लो प्रेशर के जगह पर हाई प्रेशर कर दें तो डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें अगर एयर है तो एयर इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई इट विल नॉट ग्लो। बट व्हेन द प्रेशर इज लो, लेस देन व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, देन द एयर विल बी आयोनाइज्ड एंड दे व्हेन इट विल स्ट्राइक विद द discharge tube they will start to glow. Glowing is due to bombardment of glass wall by cathode rays. It may be noted that when the gas pressure is in the discharge tube is 1 atm, no electric current flows through the tube. This is because the gases are poor conductor of इलेक्ट्रिसिटी ना। यही वजह है कि प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाता है, वो हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है। जब हाई प्रेशर हम लोग लो प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो उससे होगा क्या कि कैथोड रेज से रेज निकलेंगे, कैथोड से रेज निकलेंगे एंड दे विल स्टार्ट टू स्ट्राइक ऑन द ग्लास वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, ड्यू टू व्हिच इट विल स्टार्ट टू ग्लो एंड व्हेन एनी फ्लोरेसेंस स्क्रीन आर kept or any chemicals are placed on that wall, they will start to glow. ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, तो ओरिजिन ऑफ कैथोड रे के मेरे बारे में मैं बता दिया कि दीज रेज आर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन कैथोड ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इमिटेड फर्स्ट फ्रॉम द कैथोड। कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसकी हाई स्पीड होती है, तो करता क्या है कि आपको जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है उसको आयोनाइज कर देगा, ठीक है। तो क्यों आयोनाइज करेगा? क्योंकि उससे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, और उसी से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसमें निकलेंगे। उसी रेज को उसने कैथोड रेज कह दिया क्योंकि कैथोड की तरफ से ये निकल रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज कुछ हद तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ हाई स्पीड। कैसे देखा? व्हेन एनी ओपेक ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन इट पाथ इट कास्ट शैडो व्हिच शोज दैट इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। Cathode rays are made up of material particle. क्यों? क्योंकि when the gases are kept in the cathode ray discharge tube and high voltage is applied, then these gases are ionized, which shows that ना, या ऐसे हम कह सकते हैं when the rotatory wheel is kept in its path, these rotatory wheels start to rotate, which shows that it is due to the momentum, and momentum is only possible due to mass and velocity. That means it is material particle. These cathode rays are made up of material particle. Cathode rays carry negatively charged particle. How we can say that? When the electric field is kept applied in the discharge tube, then these rays start to move, start to deviate toward the positive plate, which shows that these rays are negatively charged.
कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, और जब कैथोड रेज को अगर हाई प्लेट से अगर रोक दिया जाए, किसी मेटल शीट से रोक दिया जाए, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हाई स्पीड से अगर उसको स्ट्राइक करा दिया जाए तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय रंजन, पढ़ा जाता है रंजन, लिखा जाता है रोएंटजेन, ROENT, रोएंटजेन, रोएंटजेन लिखा जाता है, पढ़ा जाता है रंजन। तो एक्सरे का डिस्कवरी यहीं से हुआ आपको। दे काउज आयोनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू व्हिच दे पास, अगर जिस गैस, अगर डिस्चार्ज ट्यूब में गैस रख दीजिए और पास करा दीजिए कैथोड रे, तो आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूसेज एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द सरफेस ऑफ हार्ड मेटल शीट लाइक टंगस्टन, मोलिब्डेनम, एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय टंगस्टन। एंड as you know, x-ray is used to detect the fractured bone. They produce green fluorescence on the glass wall of the discharge tube. For example, जिंक सल्फाइड, ZNS आपका जिंक सल्फाइड हो गया। अगर इस केमिकल का लेप अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल पर, इंटरनल वॉल पर लगा दें और स्ट्राइक करा दें, तो वह ग्रीन कलर का फ्लोरिसेंस कलर शो करने लगेगा। ठीक है, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, अगर फोटोग्राफिक प्लेट जिस पर हम लोग फोटो खींचते हैं, अगर उसको रखा जाए तो इसको वह अफेक्ट करता है। They possess penetrating effect. They can easily pass through thin file of the metal. जैसे बहुत thin file अगर रख दिया जाए, ठीक है, कैथोड रे के पाथ पर, तो उसको पेनेट्रेट करके स्ट्रेट लाइन में सीधे निकल जाता है। ठीक है, तो इसके पास पेनेट्रेटिंग पावर भी होता है। वह शो करता है कि इसका स्पीड जो होता है बहुत हाई होता है। रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट अब हम लोग देखने जा रहे हैं। कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of materials known as fluorescent or phosphorescent, which glow when hit by them. अब फ्लोरेसेंट के बारे में आप जानते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जैसे ये टीवी देखिए ना, टीवी को ऑन कीजिए तो ऑन हो जाएगा, और ऑफ कर दीजिए तो कुछ देर तक ग्लो करेगा, फिर ऑफ होगा। या ये देख लीजिए, ट्यूबलाइट को देख लीजिए, ऑफ भी कर दीजिएगा तो थोड़ा देर तक ग्लो करता है। दैट इज फ्लोरेसेंट। व्हेन इवन द सोर्स इज रिमूव्ड देन इट विल स्टार्ट टू ग्लो फॉर फ्यू सेकेंड और फ्यू मिनट। तो इसी चीज को हम लोग फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट कहते हैं। In the absence of electrical or magnetic field, these rays travel in a straight line. In the presence of electrical or magnetic field, behavior of the cathode rays are similar to that of expected by the negatively charged particle, which suggests that cathode rays consist of negatively charged particle called electron. When the electric field or the magnetic field are applied in the discharge tube, then these rays will start to pass toward the positive plate, which shows that these are made up of negatively charged particle. और इससे ये पता चलता है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। The characteristic of cathode rays, that is electron, do not depend upon the material. यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, क्या कैथोड रे मटेरियल पर डिपेंड करता है? जिसमें जैसे इलेक्ट्रोड है तो मेटल प्लेट होता है, वह डिफरेंट इलेक्ट्रोड, डिफरेंट मेटल प्लेट का हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या उस पर डिपेंड करता है? नहीं, कभी नहीं। कोई भी इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, कैथोड से कैथोड रे निकलना स्टार्ट हो जाएगा ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, एंड द नेचर ऑफ द गैसेज प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, और डिस्चार्ज ट्यूब में, यानी कैथोड रे ट्यूब को ही डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है, उसमें अगर कोई गैस रख दे तो उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, ऑफ कोर्स उसको आयोनाइज कर देगा। ठीक है, thus we can conclude that electron are basic constituent of all atom। और इससे हम लोग को कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है फंडामेंटल पार्टिकल है। और फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स, और यह सभी एटम्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोड रहे तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, हर हाल में आपको कैथोड रे निकलेगा ना। इसी से ये कंक्लूजन निकाला गया। तो जैसा कि मैं बताया था आपको जे थॉमसन मॉडल के बारे में, जिसको हम लोग रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, एन एटम इज स्फेरिकल एंड हाईली विस्कस डेंसिएस्ट सब्सटेंस। एक्चुअली देखो, जॉन डाल्टन था,
तो जॉन डाल्टन अपना एटॉमिक थ्योरी दिया। जॉन डाल्टन के अंडर में ये थॉमसन काम करता था, उसी के स्टूडेंट था, तो इसको एटम से काफी लगाव था। ठीक है, एटम से काफी लगाव था, इसलिए जैसे ही ये डाल्टन्स लॉ फेल्योर हुआ, तुरंत ये अपना कंसेप्ट दे दिए, वाटरमिलन मॉडल दे दिए, इंट्रोड्यूस कर दिए कि an atom is highly densest and viscous substance and spherical in shape. Its whole background is made up of positively charged particles. Later on, these positively charged particles are called proton. And just like seeds of the watermelon, which are embedded, there is presence of the electron, and the number of electron is equal to number of proton. But he fails to explain Rutherford model, बोरबरी स्कीम, बोर्स मॉडल, समरफेल्ड थ्योरी। ठीक है, बहुत सारे ऐसा थ्योरी है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ऑफ बब प्रिंसिपल, इसीलिए फेलियर हो गया। दूसरी बात की कहता है कि हाईली विस्कस होता है, हाईली इस पर कोई भी चीज स्ट्राइक करेगा, जैसे आपको रदरफोर्ड मॉडल, हाँ, रदरफोर्ड के अंडर में 3 साइंटिस्ट और करते थे, मार्क्सडेन मूलर काम करते थे, और रदरफोर्ड जो है उसी दिनों अपना ही लगे हुए था इस पर, टू नो द नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव रेज, अल्फा बीटा गामा पर ये काम कर रहा था। देयरफॉर ही ऑर्डर्ड हिज स्टूडेंट गो एंड स्ट्राइक some metal file with the radioactive rays, you will get more information about them। ठीक है, और क्या कहा जाता है, ये आपका रदरफोर्ड भी जो था जे थॉमसन का ही स्टूडेंट था, उसके अंडर में ये काम करता था। ठीक है, तो उसको भी एटम से काफी लगाव था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो था, ठीक है, वो आपको रेडियो एक्टिव रेज पर वो काम करने लगा था। तो बाय द वे आपका जे थॉमसन मॉडल फेल किया, वो कहानी बाद में मैं सुनाऊंगा, जब रदरफोर्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा उस वक्त मैं वो कहानी सुनाऊंगा, या एक बार और फिर इसको थॉमसन मॉडल पढ़ाऊंगा, खरबूजा मॉडल पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये फेल कर गया। हाउ इट इज स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय थॉमसन। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा वो। इन 1897 ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज E to mass of electron Me by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of the electron। जे थॉमसन फिर बाद में किया क्या, चूंकि वह इलेक्ट्रॉन का तो खोज कर ही लिया था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन से उसको लगाव भी था काफी, तब फिर वो उसी डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है, उसका मास चार्ज बाय मास रेशियो निकालने में वो सक्सेस हो गया। और कैसे निकाला, उसी में किया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड है और कोई फील्ड नहीं है, तो रेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिएगा तो डेविएट करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिएगा तो वो भी डेविएट करेगा। तो किया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद इस तरह से एडजस्ट किया कि उसमें कोई डेविएशन नहीं हो। ठीक है, और इसके बाद E बाई M रेशियो जो है सो कैलकुलेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू हिम ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। अगर रेज को पास कर दे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में, तो जितना ज्यादा उस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। अगर चार्ज उस पर चार्ज जो अगर कम होगा तो डिफ्लेक्शन भी आपको कम होगा। लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। अगर कोई पार्टिकल लाइट पार्टिकल है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा शो करेगा, और हेवी पार्टिकल है डिफ्लेक्शन कम शो करेगा। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर पुअर हो तो डिफ्लेक्शन कम शो करेगा, अगर वह स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा शो करेगा। यही देखिए उसका मॉडल था जे थॉमसन का। यहाँ पर ये आपका कैथोड है, यहाँ पर ये एनोड है, ये स्लिट है, ठीक है, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पॉजिटिव प्लेट है इधर देखिए, ये देखिए आपका नेगेटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट कर दिया है। ये नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगा हुआ है, जैसे जिंक सल्फाइड का लेयर लगा दिए, इस पर डिफ्लेक्शन स्केल मेजर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाए तो ये सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए
तो यहाँ आ रहा है, देख रहे हैं, इसमें यहाँ ट्रेवल कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा के मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तो यह रेज नीचे की तरफ जाएगा, और अगर दोनों अगर एडजस्ट ठीक से कर दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर वो आपको E/m रेशियो कैलकुलेट करने में सक्सेस हो गया। यही देखिए आपका है मॉडल ना, ये आपका कैथोड रेज हो गया, ये एनोड रेज हो गया ना। यहाँ पर ये बैटरी लगा हुआ है, हाई वोल्टेज बैटरी लगा हुआ है। जब स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करने लगेगा, तो कैथोड रे से कैथोड रे निकलेंगे, एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर दें तो ए पर जाके स्ट्राइक करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्राइक कर दें तो सी पर जाके स्ट्राइक करेगा, अगर दोनों को हटा दें तो बी पर जाके स्ट्राइक करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अगर ठीक से एडजस्ट कर दिया जाए तो जैसे वो बी पर फिर जाके वो स्ट्राइक करेगा ना, ऐसा प्रतीत होगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो देखिए, when electric field is applied, the electrons deviates from their path and hit the cathode ray tube at the point A. Similarly, when only magnetic field is applied, electron will strike the cathode ray tube at the point C. By carefully balancing the electrical field and magnetical field strength, it is possible to bring back to the electron to the path followed, as in the absence of electric field and magnetic field, and they hit the screen at the point B. By carrying out accurate measurement on the amount of deflection observed by the electrons on the electric field strength or magnetic field strength, Thomson was able to calculate the value of E/m ratio, as which is E/m is equal to 1.758820 into 10 to the power 11 कूलम पर kg। इतना E/m रेशियो निकालने में सफल हो गया। इसके बाद आपका मिलिकन नाम का एक साइंटिस्ट था, वो आपका इलेक्ट्रॉन के मास कैलकुलेट करने में असफल हो गया। उसका मास कितना होगा, चार्जेस कितना होगा, वो कैलकुलेट किया। अब देखिए, कुछ मैं आपको डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ। मॉडर्न कैथोड रेज ट्यूब, ठीक है, टीवी देखिए, आजकल का टीवी, ठीक है, उस पर मेरा फोटो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है, और इन सबों को जोड़ करके आजकल तैयार किया जाता है। कैथोड रे ट्यूब pass electricity through a gas that is contained at very low pressure। कैथोड रे ट्यूब इस तो बता चुका हूँ कैथोड रे का क्या काम है और कब आपका करंट फ्लो करेगा और कब करंट फ्लो नहीं करेगा। आइए, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने में मिलिकन सक्सेस हुआ था। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मास एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए थे। कैसे कैलकुलेट किए थे हम लोग देखेंगे। एक एक्सपेरिमेंट था जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उसके लिए इन्होंने एक अपरेटस तैयार किया था। वो अपरेटस आपके सामने है, ठीक है, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा आइए उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इससे पहले एक लाइन और देख लीजिए आप ना। इट वाज रॉबर्ट मिलिकन इन 1916 डिटरमाइंस द मास एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और यह इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज कैलकुलेट करने में सफल हो गया। कैसे कैलकुलेट किया आइए इसको हम लोग देखते हैं। चार्ज on electron was determined by R.M. Millikan in 1909 by oil drop experiment. In this method, a spray of oil droplet is produced by an atomizer। तो देखो, एक एटोमाइजर होता है, देखे होंगे आप साइकिल के दुकान पर, वो रिंग वगैरह में या चेन वगैरह में आपको जब आपको तेल देना होता है तो इस तरह से पोपो करने वाला जो होता है उसको दबाता है तो तेल फेंकाता है वो ना। तो तेल फेंकाता है, जाकर के जहां लगना चाहिए उस जगह पर तेल चला जाता है। उसी तरह के एटोमाइजर होता है, ठीक है। तो अगर उससे अगर हम लोग ऑयल अगर स्प्रे कर दें तो एक्चुअली किया क्या जाता है, आपको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का अपरेटस होता है। कैसा अपरेटस होता है वो आपको मैं दिखाता हूं। अलग से अच्छा एक डायग्राम मैं यहाँ पर डालना भूल गया हूँ। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, आना चाहिए था, कैसे हट गया वो। बाय द वे देखिए, द oil drop enters the apparatus through a small hole and are allowed to fall
इन बिटवीन टू चार्ज प्लेट, दो चार्ज प्लेट होता है, उसमें हम लोग ऑयल ड्रॉप को स्प्रे करते हैं, तो ड्रॉप से ड्रॉपलेट में वो टूटेगा। द मोशन ऑफ द ड्रॉपलेट इज ऑब्जर्व्ड विद द टेलीस्कोप, उसमें एक टेलीस्कोप लगा हुआ था जिससे उसका मोशन देखेंगे हम लोग। इसके बाद उसमें हम लोग करते क्या है, एक्सरे पास करते हैं। एक्सरे पास करने से होगा क्या कि वह एयर को आयोनाइज कर देगा, और जब एयर को आयोनाइज करेगा तो एयर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वही इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रैप्ड बाय द ऑयल, और वह आपको ट्रैप्ड हो जाएगा किससे, ऑयल, ये आपको ट्रैप कर लेगा, तो वह उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उस निगेटिव चार्ज का मोशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, बाय मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ गिवन ऑयल ड्रॉपलेट एज इट फॉल्स freely under the influence of gravity and then in the electric field. It is possible to calculate charge on the droplet. He found that the charge on the electron will be minus 1.68. हाँ बोलो बोलो सर, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, हो सकता है बेटा कभी कभी नेटवर्क का दिक्कत होता है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, एक मेरा डायग्राम यहाँ से मिट गया है, दिखाना चाह रहे थे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का, लेकिन है नहीं। ठीक है, बाय द वे चलिए, तो इसको एक्सप्लेन मैं कर ही रहा हूँ। द स्पेस बिटवीन द चार्ज प्लेट in is irradiated with X-ray which ionizes the molecules of the air ना, और one or more electrons thus produced may be absorbed by the oil droplet. The oil droplet as a result becomes negatively charged by मेजर, हाँ तो ये तो बता ही चुका हूँ मैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आया -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब आया, और प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है से आजकल इतना है -1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन was determined by combining the result with the Thomson's value of E by M रेशियो। जैसे M by E हमको निकालना है, तो ये रेशियो ले लिए, E ले लिए, और इसको डिवाइड कर दिए E by ME से। ठीक है, तो E वाला वैल्यू जो तो आपका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है ये मालूम है, E by M रेशियो ये मालूम है, दोनों को डिवाइड कर दिए, और इस तरह से आपका निकल गया क्या, इलेक्ट्रॉन का मास। दैट इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1094 इंटू 10 टू द पावर -31 kg पर इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मास इतना होगा। इसको ग्राम में बदल सकते हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल एंड इज अप्रोक्सीमेटली 1/1813 टाइम्स द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बहुत हल्का होता है ये। ठीक है, सोच लो हाइड्रोजन का मास ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है, 1 AMU के बराबर है, उससे भी 1/1837 टाइम्स ये लाइटर होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग इसको कल आगे देखेंगे। कल ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का जो फोटो है कल दिखला दूंगा कैसा होता है।